Hello friends, I welcome you all in this post-mortem series of CS Executive. Clear? So let's continue with our indirect tax का पेपर सॉल्विंग. ये इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर आपको मालूम रहेगा ना किस तरीके से आता है. अगर नहीं मालूम तो चलो मैं बता देता हूं आपको. ठीक है, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6A आएगा. सर हमारा तो 40 मार्क्स का सिलेबस है, किस तरीके से पेपर पैटर्न. बट क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा इसके अंदर यू हैव टू अपीयर 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच. तो बेसिकली 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वैसे ही 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के. तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 6A में भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे. ठीक है, अब करना क्या है बड़ा, आपको 5 तो कंपलसरी सॉल्व करना है और 6 और 6A में से बड़े यू विल हैव ऑप्शन. आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 6 या फिर 6A दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो. तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रेडी हो जाएगा. क्लियर है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू, लेट्स डिस्कस विद द पेपर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिचुएशन बेस्ड, जहां पे एक पहले पूरा का पूरा बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा एंड पैराग्राफ के बाद में आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे. तो हम क्या काम करेंगे सर, हम पहले पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं समझेगा फिर वापस से पैराग्राफ पे जाएंगे. बड़ा बिल्कुल नहीं, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद हम लोग पैराग्राफ का क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन, ताकि एक बैकग्राउंड स्टडी अपने पास रेडी रहे कि क्या क्या इन लोग पूछने वाले हैं. तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रीड करोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, ऊपर ऊपर से देखने का अपने को, ज्यादा कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देखो. क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द एलिजिबल आईटीसी टू मजूमदार इंडस्ट्री for the month of December 23 by giving brief explanation for treatment. मतलब मजूमदार इंडस्ट्रीज के लिए हमको दिसंबर 23 का आईटीसी निकालना है कि इनको कितने का आईटीसी मिलेगा. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर इंक्लूडिंग मोल्ड्स एंड डाइस. ये तो बेसिकली मेरे को लगता है कि पैराग्राफ तो दिया है, बट अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व कर पाओगे एज पर सेक्शन 19 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ठीक है सर, और देखते हैं. स्टेट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय मजूमदार इंडस्ट्री seeking separate registration for different places of business within the same state. बड़ा विद इन स्टेट अगर इनके पास मल्टीपल ब्रांचेस है तो अगर इन लोग सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं क्या, तो बेटा उनका इसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना आपको. ठीक है, कंडीशंस बताने हैं. ठीक है सर, बता देंगे. नेक्स्ट, व्हेन शुड द ई वे बिल बी जनरेटेड. ई वे बिल कब जनरेट होएगा वो बताना है. एंड मेंशन द सेलिएंट फीचर्स. मतलब आई विल से 4 क्वेश्चन दिए इन्होंने पैराग्राफ बेस्ड. अगर मैं पैराग्राफ ना भी पढ़ूं ना तो भी मैं 3 के आंसर तो दे सकता हूं. अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ में जाओगे ना तो पेपर आर वेरी सिंपल. यू शुड बी क्लियर विथ कंसेप्ट. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कहानी खत्म. नाउ लेट्स फोकस ऑन द पैराग्राफ. नाउ Majumdar Industry is a partnership firm located in Jaipur. It is presently engaged in manufacture of machinery parts. They are dealing in goods. Industry has given the following information relating to ITC for the month of December. बड़ा इन लोगों ने डायरेक्टली आपको आईटीसी का अमाउंट दे दिया है जो इनके पास अवेलेबल है. आपको क्या बताना रहा था, जो अपन ने ऑलरेडी क्वेश्चन नीचे रीड किया था, आपको बताना था एलिजिबल आईटीसी कितना. क्लियर है? तो बेटा दिसंबर 23 का इनको यहाँ पे बहुत सारे परचेजेस आपको दे दिए गए हैं और मैंने क्वेश्चन में पूछा भी था कि दिसंबर 23 में एलिजिबल आईटीसी कितना. तो बेटा मैं तो डायरेक्टली पहला पैराग्राफ देख के आंसर निकाल दूंगा. आप ही बताओ. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट वन इन डिसंबर एंड द सेकंड इन जनवरी. मानो हमने आईटीसी चैप्टर में पढ़ा था, इफ योर गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, आईटीसी शैल बी अवेलेबल ऑन लास्ट लॉट या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो कहने से आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट तो जन में आएगा
हम दिसंबर मंथ का आईटीसी निकाल रहे हैं, मतलब दिसंबर में आईटीसी कितना मिलेगा, तो आंसर इज 0। सर 1 रुपए का भी आईटीसी दिसंबर मंथ में मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर, आगे बात करो। सेकंड, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल डायरेक्टली डिलीवर टू द जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस, ओनली इनवॉइस वाज रिसीव्ड बाय द फर्म। सर ये बंदा प्रिंसिपल और गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास जा रहा है, क्या ये आईटीसी ले सकता है? बट डेफिनेटली यस। आपका सेक्शन 19 क्लियरली बोलता है कि अगर आपके गुड्स प्रिंसिपल के प्रीमाइसेस पे ना आके डायरेक्टली अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में जाएगा, बट फिर भी हमारा प्रिंसिपल आईटीसी ले सकता है। सो ही इज एलिजिबल फॉर 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट, इसने बस परचेस किया जिसका सीटिंग कैपेसिटी 18 है। मानो अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेस किया जिसका सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13, तो बट आपको इसका पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आईटीसी भी मिल जाएगा 840। गोइंग फर्दर, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस फॉर मोटर कार ऑफ द फर्म यूज्ड बाय चीफ इंजीनियर एंड सुपरवाइजर्स। बेटा अगर किसी पर्सन के ऑफिशियल वर्क के लिए गाड़ियां वाड़ियां खरीदी, तो क्या वो गाड़ी के खरीदने का आईटीसी मिलता है? आंसर इज नो। तो बेटा वहां पे लगने वाले रिपेयरिंग चार्जेस, इंश्योरेंस एंड ऑल्सो मेंटेनेंस, बेटा उसके ऊपर अगर कोई जीएसटी लग के आया तो उसका भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है। दिस इज बेसिकली फ्रॉम 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू एबीसी कैटरर्स फॉर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच। मालूम है कैटरिंग सर्विस अगर आपने लिया, रेस्टोरेंट सर्विस लिया, तो बेटा उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो सर आईटीसी कितने का मिलेगा? बेटा 840 प्लस 150, ये दो चीज का आपको आईटीसी मिलेगा। सो योर आंसर शुड बी 9,90,000। क्लियर विद दिस? डन। गोइंग फर्दर, फिर क्या बोला इन्होंने? नाउ इट इज प्रपोजिंग टू ऐड इन टेक्सटाइल गुड्स इन एडिशन टू सच मैन्युफैक्चरिंग। पहले से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में थे, अब इन लोग बेसिकली ट्रेडिंग में भी एंटर कर रहे हैं। इन कोटा, राजस्थान के अंदर ये पहला ब्रांच जयपुर में, अभी दूसरा काम पे कोटा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24, it proposes to open its machinery parts manufacturing activity in places such as Udaipur, Jodhpur, Bikaner, all places located within the state of Rajasthan. The management wants to obtain separate GST registration for the said multiple places of business. As regards trade in textile goods, it would be on pan-India basis and they have appointed you as the GST consultant. मतलब इन लोगों ने क्या किया, पहले सिर्फ एक ही चीज में इन्वॉल्व थे, अब बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं, लेकिन विद इन सेम स्टेट। तो ये केसेस के अंदर इन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? बड़ा इन लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से कंडीशन इनको फुलफिल करने पड़ेंगे व्हाइल टेकिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन सेम स्टेट। तो बड़ा इफ यू नो सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 जो क्लियरली बोलता है अगर आपके पास विद इन स्टेट मल्टीपल ब्रांचेस है, बेटा यू कैन गो फॉर either single registration or you can go for multiple registration। बट आपके पास क्लियर ऑप्शन है कि आप लोग विद इन स्टेट सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। अगर आप सिंगल लेते हो तो एक ब्रांच को शो करना पड़ेगा एज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी बन जाएंगे आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। बट अगर आप चाहो तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो विद इन सेम स्टेट फॉर डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स। क्लियर है? आप डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के डिफरेंट आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो अंडर सिंगल पेन विद इन सेम स्टेट। आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट एक बार मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लिया तो बेटा हर ब्रांच दूसरे रजिस्टर्ड ब्रांच के लिए क्या बन जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर विद दिस? सो वी आर ऑलरेडी डन विद क्वेश्चन नंबर ए, वी आर डन विद सी। क्लियर है? तो यू कैन डायरेक्टली रीड सी हियर। नेक्स्ट, state the time limit for return of semi-finished goods sent to job work including molds and dies। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई पैराग्राफ से लेना देना ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि कंपनी ने अगर सेमी फिनिश्ड गुड्स बेटा प्रोसेसिंग के लिए अगर भेजे, तो इन लोग का कंडीशन क्या मालूम है कि आपने अगर भेजा तो एक तो आपने भेजा इनपुट्स, एक तो आपने भेजा कैपिटल गुड्स। तो आपके जो इनपुट्स हैं वो वापस आपके पास रिटर्न आ जाने चाहिए विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, और बेटा कैपिटल गुड्स है तो 3 साल में वापस आ जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ये एक और चीज था,
सर इन केस ऑफ मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, बड़ा मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर के केस में अगर ये सारे मटेरियल जो छोटे छोटे टूल्स, डाइस, इक्विपमेंट्स हैं, बड़ा ये सब अगर वापस से गिवन टाइम फ्रेम में वापस नहीं भी आए तो भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि बाकी दोनों केसेस में क्लियरली लिखा है कि 1 ईयर 3 इयर्स के अंदर अगर आपके गुड्स रिटर्न नहीं आए, इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड, it will be deemed to be supplied. So they are basically asking for semi finished goods, और semi finished goods की बात इन लोगों ने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है, कि from June 24 Majumdar Industries further planning to send the raw material and semi finished goods to job worker across Rajasthan for scaling up. ठीक है, आप लोग भेज सकते हो, क्लियर है, आप लोग आराम से बेच सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि 1 साल में वापस आ जाने चाहिए अगर आपके इनपुट्स है तो, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट. बट इन केस ऑफ मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, ये सब जो छोटे छोटे टूल पार्ट्स हैं, बेटा ये सब वापस नहीं आए ना तो भी चलेगा, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऐसे मटेरियल जो कहीं ना कहीं आपके गुड्स के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे. क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, When should the e-way bill be generated? बेटा e-way bill कब जनरेट होएगा? जब आपका कंसाइनमेंट वैल्यू, when आपका कंसाइनमेंट वैल्यू, that is your value, taxable value plus GST excluding exempt supply. बेटा अगर ये अमाउंट आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है तो हर मूवमेंट पे but a reason can be supply, reason can be other than supply, reason can be purchase from unregistered supplier, कोई भी रीजन हो, बता वो केस में आपको मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको ई-वे बिल के पोर्टल पे ऑनलाइन जाके बट आपको जनरेट करना पड़ेगा जीएसटी EWB 01 का पार्ट ए, जो भरेगा आपका रजिस्टर्ड पर्सन, और बड़ा उस तरीके से जनरेट होएगा आपका ई-वे बिल. ठीक है, तो वो कहानी इन्होंने यहाँ पे पूछी है, एंड मेंशन द सेलेंट फीचर्स एंड ऑल. ठीक है, ई-वे बिल का वैलिडिटी क्या रहेगा, यू कैन एक्सप्रेस द, वहां पे फीचर्स, एक जनरल आंसर इन लोग ने यहाँ पे पूछा है. बट मेन आंसर है कि आपका ई-वे बिल जनरेट कब होएगा? जब आपका कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000. क्लियर विद दिस? तो बाकी यू कैन रीड बाय योर ओन, सिंपल सा आंसर था. अगर आपको नॉर्मल लॉ का वर्डिंग्स मालूम है तो यू कैन गिव योर आंसर्स. क्लियर? गोइंग फर्दर, इधर यू कैन सॉल्व 6 का ABCD या फिर 6A का ABCD. क्लियर है? लेकिन आई विल से कि अगर आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन है ना तो ये सारे क्वेश्चंस इजी थे. चलो बात कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई. मैं तो हमेशा आपको क्लास में बोलता हूं, ये टाइम ऑफ सप्लाई जितना छोटा चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें इतनी सारी वेराइटीज है ना, इतनी सारी चीजें हैं कि उसको पूछा जा सकता है. ये बार इन्होंने क्या किया मालूम है? 5 मार्क्स के लिए एक सिचुएशन ना पूछ के 5 मार्क्स के लिए 5 डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, चले देखते हैं. एक्सन कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है. दे आर गिविंग सर्विस फॉर ₹90,000 ऑन 15/8. Invoice was issued on 10/9. 50% of the payment was received on 5/9 and balance was received on 5/10. बेटा पेमेंट का डेट 2 है तो ऑटोमेटिक आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी 2 बन जाएगा. तो बेटा हमने तो ऑलरेडी पढ़ा था कि इनवॉइस टाइम पे दिया है कि नहीं ये चेक करो. तो कहने से मैंने सर्विस कब दिया? 15/8 को. इनवॉइस कब दिया? 10/9 को. बेटा आपको चेक करना है क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज दिया गया है कि नहीं. कहने से जस्ट बाय लुकिंग आप लोग बोल सकते हो इनवॉइस 30 डेज में दे दिया, तो निकालना क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट. बड़ा दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. अब इनवॉइस देखो, इनवॉइस का डेट क्या है? 10/9. इनवॉइस का डेट क्या है? 10/9. ये बेसिकली फॉर पार्ट 50%, ये आपका बैलेंस 50% के लिए. तो 10/9 को इनवॉइस दिया. सब पेमेंट का डेट क्या है? बेटा 50% पेमेंट आया 5/9 को, बचा हुआ पेमेंट आया 5/10 को. तो कहने से पार्ट पेमेंट के लिए योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 5/9 एंड पार्ट पेमेंट के लिए आपका बैलेंस के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 10/9. दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई. सिंपल सा क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स. नेक्स्ट, ललित ने परचेज किया सम गुड्स कवर्ड अंडर RCM. The goods received on 15/7, invoice is 28/6,
पेमेंट इज मेड ऑन 25 जुलाई। मालूम है एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम कब माना जाएगा? बोलता है ये केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड डेट ऑफ पेमेंट मेड और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब यहां पे देखो गुड्स कब रिसीव हुए सर, गुड्स आए 15/7 को, ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा पेमेंट का डेट क्या है, पेमेंट हुआ 25/7 को, और तीसरा क्या लेना है 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, तो बेटा इनवॉइस का डेट है 20 जून, 20 जून से 31st डे, तो कहने से जून मंथ में 30 डेज, उसमें से पहले हम 20 हटा देंगे तो 10 दिन जून के, तो बचे हुए 21 days will be from July. So basically your 31st day will be 21st of July. But तीनों में से earlier will be 15th of July. Clear with this? Next. Sujata Engineering Services received advance of 50,000 from client ऑन 27/12 फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड। बेटा सर्विस बाद में जाके देंगे, बट कहने से अपने को तो पता है सर्विस के केस में तो एडवांस इज टैक्सेबल, तो बेटा सर्विस के केस में तो एडवांस ही टैक्सेबल है, तो लॉ बोलता है ये केस में जिस दिन एडवांस आया उसी दिन मान लिया जाएगा आपका क्या बन गया टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट PQR Limited entered into arrangement with Fashion Mart and brought vouchers on 15 मार्च। बेटा ये केस में आपका जो PQR कंपनी है उन लोगों ने वाउचर्स लिया किन से, फैशन मार्ट से, कौन से डेट पे 15 मार्च को। दे डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वाउचर विद डिनोमिनेशन ऑफ 5,000 टू एवरी एम्प्लॉय ऑन 20 मार्च। बेटा जाके एम्प्लॉयज को कब दिया 20 मार्च को, and their vouchers were valid till 30th/4 for purchase of any garments of their choice। बेटा purchase of any garments कहने से supplies identifiable, तो बेटा फिर पर्सन जाके रिडीम कभी भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने से जिस दिन वाउचर इश्यू किया फैशन मार्ट ने बेटा उसी दिन मान लेंगे क्या हो गया सप्लाई, तो फैशन मार्ट ने कौन से दिन दिया 15 मार्च, बेटा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15 मार्च। Similar kind of question was available in our book also. ठीक है? Now, Manoj brought a voucher from Shoppers Paradise for 10,000 and gifted it to Arun on 28th March. The voucher was valid for purchase of any item in the shop, but valid till 27/4. But purchase of any item कहने से supply is not identifiable. टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन, तो जिस दिन अरुण ने फाइनली रिडीम किया बट दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इफ यू नो द कंसेप्ट इजीली आंसर आपके सामने है। बी क्या बोलता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई सर्विस इज अ टैक्सेबल या एग्जाम। बट आपको से बताना कौन सा सर्विस टैक्सेबल है कौन सा एग्जाम्प्ट है। अगर आपको एग्जाम्पशन चैप्टर याद है तो सीधा सीधा आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं एबीसी लिमिटेड ने अपना डिवीजन जो एंगेज था मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एज ए गोइंग कंसर्न उन्होंने बेच दिया टू XYZ लिमिटेड ऑन अ स्लम सेल बेसिस, कहने से इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज टोटली एग्जेम्प्ट अंडर GST। सेकेंड, मून प्राइवेट लिमिटेड पेड ₹50,000 टू पंडित फॉर कंडक्टिंग दिवाली पूजा। सर ये केस में क्या होएगा बड़ा, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, तो अगर कोई पर्सन कंडक्ट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी करवा के देगा बट उसके लिए जो भी चार्जेस आएंगे डेट विल बी टोटली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, अजय एंटरप्राइजेस पेड ₹2 lakhs टू कोंगू इंक्यूबेटी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। द टोटल टर्नओवर ऑफ कोंगू इंक्यूबेट was 93 lakhs during the financial year 22-23 and the agreement between the parties was entered into 1/8/2021। ठीक है, पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट पुराना था लेकिन आपका ट्रांजैक्शन अभी हो रहा है ना 2 लाख का, और कहने से इंक्यूबेटर के केस में एक एग्जेम्पशन था, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 50 लाख है तो स्टार्टिंग के 3 साल तक आप लोग का जो भी 50 लाख तक का सर्विस रहेगा डेट विल बी एग्जाम, बट ये केस में इनका टर्नओवर देखो 50 से ज्यादा है, सो इट शुड बी टैक्सेबल।
इट शुड बी टैक्सेबल। क्लियर है? नाउ गोइंग फर्दर, बट फाइनल आपका इंस्टीट्यूट का सजेशन क्या आता है उससे आपको मैच करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली इट शुड बी टैक्सेबल। महेश एंड कंपनी अवेल्ड सर्विस ऑफ ऋषि एंड कंपनी फॉर फ्यूमिगेशन इन इट्स वेयर हाउस। बट फ्यूमिगेशन सर्विस एट एग्रीकल्चरल फार्म इज एग्जाम, अलग से वेयरहाउसिंग सर्विस इज एग्जाम, बट वेयरहाउसिंग के अंदर फ्यूमिगेशन सर्विस लिया ना बट दैट इज टैक्सेबल। अलग से फ्यूमिगेशन लिया एग्रीकल्चरल फार्म पे तो एग्जाम्प्ट है, बट वेयरहाउस के अंदर फ्यूमिगेशन सर्विस लिया, पेस्टिसाइड सर्विस लिया, दैट इज टैक्सेबल, दैट इज नॉट एट ऑल एग्जाम। नेक्स्ट, लेरी लिमिटेड आर्टिस्ट फॉर परफॉर्मेंस इन फोक आर्ट थिएटर परफॉर्मेंस ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन। बट अगर कोई पर्सन आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देता है इन फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक या थिएटर, तो बेटा उसका चार्जेस अगर 1.5 लाख तक है तो टोटली एग्जाम पर परफॉर्मेंस, बेटा यहाँ पे चार्जेस कितना था 1.85, बेटा 1.5 लाख से ज्यादा है पूरा का पूरा इट विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट, बेटा सी में आपको निकालना वैल्यू ऑफ सप्लाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द इंडिपेंडेंट केसेस। यहां पे इन्होंने कहीं ना कहीं सारे रूल्स अप्लाई करने का कोशिश किया। पहला, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया लॉटरी जहां पे फेस वैल्यू पर टिकट था 640, प्राइस नोटिफाइड इन द गैजेट वॉज 450। तो सर ये केस में क्या करने का मालूम है, 100 अपॉन 128 मल्टीप्लाई बाय प्राइस नोटिफाइड, या फिर बेटा फेस वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज हायर। तो हम कौन सा लेंगे, 640 का प्राइस लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 128 करेंगे तो बेटा यू विल गेट 500 का आंसर, बेटा आपको 500 रुपीज का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक मनी चेंजर है जिसने एक्सचेंज किया यूएस डॉलर 10,000, सोल्ड बाय कस्टमर एट ₹80 पर डॉलर, द आरबीआई रेट वॉज यूएस डॉलर 78। हमने बात किया था जहां पे आरबीआई का एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, मालूम है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना बनेगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड आरबीआई का रेट। सो बेसिकली इट विल बी ₹2 पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो बेटा 20,000 रुपीज will be your value of supply. Next, an air travel agency charge रुपए 60,000 एज अ बेसिक फेयर, अलग से 3,000 लिया फॉर अदर चार्जेस, फीस 2,000 बाय वे ऑफ टैक्सेस फॉर डोमेस्टिक बुकिंग। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई फॉर डोमेस्टिक बुकिंग्स क्या होता है, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर डोमेस्टिक बुकिंग क्या रहेगा, बेटा डोमेस्टिक बुकिंग के केस में 5% ऑफ द बेसिक फेयर, इंटरनेशनल हुआ तो 10%, तो बेटा ये बार आपका 60,000 का 5%, कहने से आंसर विल बी 3,000। सो 3,000 विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, एक्सन कंपनी सप्लाई किया मोबाइल हैंडसेट फॉर 30,000 along with an exchange of an old handset, बेटा where your transaction value is totally not only in money। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे रूल नंबर 27, और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा बेटा ओपन मार्केट वैल्यू, एंड ओपन मार्केट वैल्यू इन्होंने क्लियरली दिया 35, तो हम कितना ले लेंगे 35,000। वाई लिमिटेड ने सप्लाई किया गुड्स टू इट्स एजेंट हु इज ऑल्सो एक्टिंग एज एजेंट फॉर अदर सप्लायर्स, द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वे सब्सिक्वेंटली सप्लाइड बाय एजेंट एट अ प्राइस ऑफ 5,000 पर यूनिट ऑन द डे ऑफ सप्लाई, और बेटा अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर सप्लाइड द सेम गुड्स एट 4,600। तो सर ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्रिंसिपल टू एजेंट, रूल नंबर 29। क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है, सारे रूल्स इन्होंने अप्लाई कर दिए। बट आई विल से ओपन मार्केट वैल्यू दैट इज 4,600, या फिर आगे जाके जितने में बेचा दैट इज 5,000, बड़ा उसका 90% दैट इज 4,500। सर दोनों में से कौन सा प्राइस लेने का, बड़ा इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर कि सप्लायर दोनों में से कोई भी प्राइस चूज कर सकता है। Clear with this? So we are done with this part also. Next, माधव लिमिटेड ने इंपोर्ट किया मशीनरी फ्रॉम यूएसए, दिस इज योर कस्टम्स का क्वेश्चन, फॉर विच द पेमेंट वाज मेड इन यूएस डॉलर, द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड। बड़ा आपको इन लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल प्रोवाइड किया, 5 मार्क्स का प्यारा सा क्वेश्चन दिया है।
मशीन का कॉस्ट दिया इन लोग ने, बेटा जब मैं मशीन का कॉस्ट देता हूं ना, इट इज नथिंग बट एक्स फैक्ट्री प्राइस। जब मैं मशीन का कॉस्ट दे दूं एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टेड कंट्री, बट दे आर ट्राइंग टू से इट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस, सो एक्स फैक्ट्री प्राइस इज 50,000। फिर इन्होंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए बाय एक्सपोर्टर फ्रॉम हिज फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, बेटा उनके फैक्ट्री से उनके पोर्ट तक का, कहने से ये जो चार्जेस है, ये जो चार्जेस है ये एफओबी से पहले वाला चार्जेस है, तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, आपके एफओबी से पहले ऐड कर देंगे 10(1) के अंदर। नेक्स्ट हैंडलिंग चार्जेस, बेटा उनके पोर्ट पे लगा, इसको क्या कर देंगे ऐड। बेटा डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया के बाहर पे किया, बेटा इसको भी क्या कर देंगे ऐड। सारे आपके डॉलर्स में चल रहे हैं, हम ऐड करते जाएंगे। बाइंग कमीशन बेटा इग्नोर, बाइंग कमीशन इग्नोर। एयरफ्रेट चार्जेस, बेटा ये हो गया 10(2) का, मतलब पहले आप जब ये इतने चार को ऐड करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एफओबी प्राइस। एफओबी प्राइस के बाद में बेटा इन लोगों ने बोला एयर फ्रेट 8,000, लेकिन एयर फ्रेट कितना लेंगे बेटा, मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन इज बाय एयर और अगर आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस मालूम भी है तो भी मैक्सिमम कितना लेंगे 20% ऑफ एफओबी, तो बेटा 63,000 का 20% या फिर 8,000, ठीक है, दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो बेटा सीधी से आता 8,000 ही लोअर रहेगा, सेम ले लेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस नहीं मालूम था, बेटा नहीं मालूम था तो एफओबी का 1.125% ले लेंगे, तो आपको टोटल ये आ जाएगा। एक्सचेंज रेट सीबीआईसी वाला ले लेंगे, तो बेटा आपको अमाउंट मिल जाएगा 57,36,700, दैट इज योर सिंपल सा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू इन केस ऑफ आपका कस्टम्स का इंपोर्ट वैल्यूएशन। क्लियर है, हमने इससे काफी हाई लेवल के सम सॉल्व किए थे, जहां पे ये सम तो आपको काफी सिंपल लगना चाहिए। क्लियर है, डन। और हम रेट कौन सा लेते हैं, सीबीआईसी का, ना कि आरबीआई का। एंड सेकंड क्वेश्चन था 6A। 6A के अंदर भी 4 क्वेश्चन है, या तो आप 6 सॉल्व करो या तो 6A सॉल्व करो। क्या लिखा है यहां ने, Abdut and company is engaged in manufacture of plastic items, supplied 10,000 units to Khan and Company. It gave usually 1% का discount in respect of supplies up to 5,000 units and 2% discount for supply above 5,000 unit to 10,000. ये basically they are trying to say it is your staggered discount. ठीक है, it is staggered discount, stage wise discount. As a special case, they gave 4% का discount to Khan and Company since the order was placed in one lot for 10,000 units. This discount was based on the agreement entered into between the parties and after completion of the total supply of units. It was not shown in the invoice. Explain how the supplier and receiver, that is Abdul and Company and Khan and Company respectively, should deal with the discount. बेटा यहाँ पे देखो दो तरीके का डिस्काउंट है। पहले वाले पैराग्राफ में इन लोगों ने आपका बात किया था एक तरीके से प्री सप्लाई, दूसरा जो इन्होंने सप्लाई होने के बाद में जाके दिया, सिंस पर्सन ने 10,000 क्वांटिटी से ज्यादा का सामान खरीदी किया तो बेटा 4% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बट दैट वाज एज पर अग्रीमेंट। तो लॉ बोलता है किस तरीके से आप लोग डील करोगे, बेटा डील का कुछ नहीं है, सप्लाई ने रिसिपिएंट को दिया तो सबसे पहले अगर ये आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, बेटा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी एक्सक्लूड होता है जब 3 कंडीशन फुलफिल होता है। पहला, इट शुड बी एज पर अग्रीमेंट, ठीक है, इट शुड बी एज पर अग्रीमेंट। सेकंड क्या है, इट शुड बी लिंक टू द इनवॉइस, बट इट शुड नॉट बी मेंशन ऑन द इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस तो पहले बन चुका, डिस्काउंट आप बाद में जाके दे रहे हो, तो इट शुड बी लिंक टू इनवॉइस। मींस आप जो सप्लायर जो क्रेडिट नोट इशू करेगा, बड़ा क्रेडिट नोट के अंदर प्रॉपर्ली लिंकिंग होना चाहिए इनवॉइस का कि कौन से इनवॉइस के सामने कितना डिस्काउंट। एंड फाइनली तीसरा, वो जो रिसिपिएंट है उसको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। बट अगर मैं बाद में जाके डिस्काउंट प्रोवाइड करूं तो कहने से सामने वाले बंदे ने तो पहले मैंने जो सामान बेचा उसके बेसिस पे ऑलरेडी आईटीसी ले लिया होगा, अब जो उसने एक्स्ट्रा आईटीसी ले रखा उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। सो दे हैव टू फॉलो दिस 3 कंडीशन इंक्लूडिंग सप्लायर एज वेल एज योर रिसिपिएंट। ठीक है, सिंपल सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कंडीशन। सेकंड क्या है, दीपक ने सप्लाई किया बिस्किट टू आर्नोल्ड एंड कंपनी रेगुलरली। They supply 10,000 packets at ₹20 per packet in the month of June. Due to financial crisis, Arnold and Company could not make the payment to Deepak.
पेमेंट नहीं कर पाए. लेटर इट वॉज नेगोशिएटेड एंड द पार्टीज अग्रीड द प्राइस एट 19. बड़ा पहले हमने 20 रुपए के रेट पे सामान बेचा, बट सामने वाला पार्टी पेमेंट नहीं कर पाया, तो बाद में इसको रिवाइज करके कितना कर दिया, 19. Arnold and company makes the payment according on 18 September. Deepak issue credit note on the difference. Assume the GST rate at the rate 18%. Determine the taxable value of supply. What is the taxable value of supply? क्लियर है? यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं. सर ये जो पहली बात आपका डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट है बेटा, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माना जाएगा. सर कैसे? बेटा पहले मैंने 20 में सामान बेचा, अब वही 20 का रेट अब कितना हो गया, 19 हो गया. वही 20 का रेट कितना हो गया, 19 हो गया. मतलब कहने से मैंने 1 रुपए का इनडायरेक्टली डिस्काउंट दिया, और वो भी सामान बिकने के बाद. क्लियर है? तो बेटा दिस इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट. बट कहने से ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तो है, बट इट इज नॉट एज पर अग्रीमेंट, क्योंकि ऐसा कोई अग्रीमेंट था ही नहीं, ये तो बाद में जाकर डिस्काउंट दे दिया. तो बेटा अगर ये आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है बट इट इज नॉट एज पर अग्रीमेंट, तो लॉ बोलता है हम इसको वैल्यू से एक्सक्लूड करेंगे ही नहीं. बेटा ये केस में जीएसटी विल बी चार्ज ऑन टोटल अमाउंट दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज योर प्राइस विल बी 2 lakhs, और बेटा 2 lakhs का 18%, योर जीएसटी विल बी 36,000. क्लियर है? डन. सेकेंड क्या बोलता है, Lem and Company commenced business in retail trade of electronic goods. They applied for registration under regular scheme on the same day. बड़ा 5 जून को उन लोग ने अपना बिजनेस शुरू किया, सेम डे पे रेगुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया. गुड्स आर लाइबल फॉर जीएसटी 9 और सीजीएसटी 9 एंड एसजीएसटी 9%. उनका टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज 72 lakhs. ठीक है, पूरे साल का टर्नओवर 72 लाख था. They decided that it would offer composition levy for the financial year 24-25. They have input tax credit balance in electronic credit ledger on 31st March was 30,000 and 18,000. State the procedure and other requirement to be followed by Lamb and Company for change over to composition. बट क्वेश्चन अलग ही पूछा इन लोग ने. सिंपल सा प्रोसीजर पूछा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन. बड़ा हमने बात किया था अगर आपको बड़े वाले रेट से छोटे वाले रेट पे आने का है, तो बड़ा आपको न्यू ईयर में जाना पड़ेगा फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द ईयर, सब्जेक्ट टू कंडीशन लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू डेट करो. तो कहने से लास्ट ईयर का टर्नओवर तो 72 लाख हो जाएगा. तो आप लोग करंट ईयर के अंदर 25 वाले साल के अंदर यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम. क्लियर विद दिस? लेकिन बड़ा जितना भी स्टॉक इन हैंड है, बड़ा डेट जो स्टॉक इन हैंड है जिस पे आपने जो आईटी सिखाया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स. तो बेसिकली जो भी आपके पास आईटीसी अवेलेबल है बड़ा उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल. उसको करना पड़ेगा रिवर्सल, बिकॉज यू आर गोइंग अंडर कंपोजिशन स्कीम. क्लियर विद दिस? तो उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर दिया आपको, कौन से फॉर्म से फाइल करने पड़ेंगे, किस तरीके से आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा. क्लियर है? नाउ गोइंग फर्दर, B Homes Limited was planning to construct a 10-storied building complex in Pune. They obtained permission from the corporation for the same. Another firm, J Construction, was constructing a 6-storied building in the adjacent area. Since the 10-storied structure may affect the ventilation of its flat, J Construction approached B Homes with the proposition of giving up construction of 4th floor, for which they agreed to pay one-time compensation of 75 lakh. ठीक है, बी होम्स लिमिटेड एक्सेप्टेड द ऑफर. एग्जामिन वेदर द अफोर्सेड कंपनसेशन विल अट्रैक्ट जीएसटी. बेटा एक बिल्डिंग बना रहा था कितने का, 10 माले का. ठीक है, बाजू में एक और बिल्डिंग बना रहा था मिस्टर जे कंस्ट्रक्शन, वो बना था 6 माले का. तो जब ये 6 माले का बिल्डिंग बना रहा था ना, तो ये 10 माले का बिल्डिंग बनेगा, तो कहने से इन लोगों का एक तरीके से हवा का आवन जावन पूरा का पूरा बंद. तो बेटा इन लोगों ने क्या किया, ये जो बी होम्स वाले हैं बेटा इनसे इन लोगों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कि सर प्लीज आप 10 माले का कंस्ट्रक्शन मत करो, आप भी सिर्फ 6 माले का कंस्ट्रक्शन करो, और ऊपर जो आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे उसके सामने हम आपको पे करेंगे 75 lakhs. कहने से दिस इज अमाउंट फॉर नॉट डूइंग समथिंग, कुछ काम नहीं करने का पैसा,
टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और बेटा अगर आपने कुछ काम किया कुछ काम नहीं किया, बेटा दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और बेटा उसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। तो बेटा 75 लाख के ऊपर आपका 99% का सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज हो जाएगा। क्लियर विद दिस? डन। State with reason whether the following statement are true or false। डायरेक्टली कस्टम्स के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था। पहला बोलता कस्टम्स एरिया इंक्लूड वेयर हाउस। यस, कस्टम्स एरिया का डेफिनेशन रीड करो। कस्टम्स एरिया वो एरिया जहां पे आपके गुड्स टेम्पररी पीरियड के लिए रखे गए हैं, जिसके ऊपर अब तक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट हुआ नहीं है। गुड्स आर नॉट येट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, दैट इज कस्टोडियन का प्रीमाइसेस एंड वेयर हाउस। So warehouse is also your customs area, and बोलता customs station does not include international courier terminal। ये जबकि कस्टम स्टेशन में 5 चीज आती है। कौन सा? कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो कहीं ना कहीं ये तो स्पेशली इंक्लूडेड है। तो मतलब अगर आपको ये दोनों के डेफिनेशन याद है, दो लाइन वाले, तो डेफिनेशन याद है तो आपका आंसर हो गया। डेफिनेशन आता है तो आपका काम हो गया। क्लियर विद दिस? तो ये आपका इतना छोटा सा प्यारा सा पेपर, मतलब अगर आप चाहो तो 40 में से यू कैन स्कोर मिनिमम 35 एंड 40 भी कहीं नहीं जाता, आप इजीली स्कोर कर सकते थे। ऐसा पेपर था, सिंपल पेपर था। क्लियर विद दिस? बेटा मिलेंगे आगे, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।